पॉइंट पे जो हमारा है व्यंजन प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के 8 भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जिसमें हम लोग पहला समझेंगे स्पर्श व्यंजन किससे कहते हैं। तो हमारा पॉइंट है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है ये 25 होती है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे अक्षर या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग एक दूसरे से स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या 25 होती है। इनमें व्यंजन आते हैं चावर्ग, चावर्ग या हम लोग कह सकते हैं पहले कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। तो पहला वर्ग आपका ये होगा जिसमें आपके 5 अक्षर होते हैं। दूसरा वर्ग आपका ये होगा जिसमें आपके 5 अक्षर होते हैं। तीसरा वर्ग ये होगा जिसमें 5 अक्षर होते हैं। चौथा वर्ग ये होगा जिसमें 5 अक्षर होते हैं और आपका अगला वर्ग ये हो जाता है। कुल मिलाकर के आपके हो जाते हैं 25 अक्षर होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अगला हमारा होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। हम लोग समझते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में क्या होता है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग का तो प्रयोग होता ही होता है, इसमें जो हवा होती है वो हवा मुख से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करती है। इनकी संख्या 4 होता है, जिनको हम लोग कहते हैं च, छ, ज, झ। ठीक है, किसे कहते हैं? च, छ, ज, झ। ये 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनको हम लोग स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनको जब ये हमारे मुख से बाहर निकलते हैं चा, तो इनको क्या करना पड़ता है कि हवा को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको हम लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगला हमारा होता है अंतःस्थ व्यंजन। तो अगर हम लोग अंतःस्थ व्यंजन की बात करते हैं, अंतःस्थ व्यंजन की बात करें तो इनकी संख्या भी होती है 4, जिनमें हम लोग कहते हैं या कहते हैं र, ल या र, ल, व। तो अंतःस्थ व्यंजन का क्या होता है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमें आंशिक रूप से मुखांग का प्रयोग किया जाता है, उनको हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या होती है 4, जिसका हमने नाम दे रखा है या, र, ल, व। ये चारों अक्षर ऐसे भी हैं जिनको हम लोग और भी नामों से जानते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इसमें जो हमारा अक्षर है, जो अंतःस्थ व्यंजन है, अगर इनको हम 3 पॉइंट में करके रखते हैं तो इन तीनों अक्षरों को एक अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसमें हमारा या और वा होता है, इनको अर्धस्वर भी कहते हैं। या और वा को क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहा जाता है, इसको आपको भूलना नहीं है। उसके बाद आपका ला आता है, तो ला को हम लोग कहते हैं, ला अक्षर जो होता है, ला को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं लुंठित, जिनको हम लोग कहते हैं लुंठित या प्रकंपित। ला को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन जो होता है ये ला होता है। ला जो होता है क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। ला को हम लोग कहते हैं पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद एक होता है र अक्षर होता है या रा होता है। तो रा को हम लोग क्या कहते हैं? रा को भी हम लोग 2 नामों से जानते हैं। एक होता है लुंठित व्यंजन होता है, एक होता है प्रकंपित व्यंजन। तो रा को क्या किससे कहते हैं? लुंठित, लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि या और वा जो होता है अर्धस्वर होते हैं, और जो हमारा रा होता है, रा को हम लोग लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, और ला को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन। परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन होता है, तो अगर लुंठित की बात करता है तो आप रा ही लगाओगे। परीक्षा में पूछ सकता है कि प्रकंपित व्यंजन किसे कहते हैं या कौन सा अक्षर प्रकंपित होता है, तो आपको रा ही पता होना चाहिए। आपसे पूछ लेता है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो पार्श्विक व्यंजन जो होता है वो ला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्धस्वर किन्हें कहते हैं? तो भाई अर्धस्वर जो है या और वा अक्षर को अर्धस्वर कहा जाता है, ये आपको ध्यान करके रखना है। तो पहला हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, और तीसरा हमारा ये हो गया। चौथा जिसको हम लोग
अर्धस्वर कहते हैं। पांचवा जो हमारा पार्श्विक होता है। छठवां हमारा जो लुंठित प्रकंपित होता है। हम लोग बात करते हैं सातवें व्यंजन के जो प्रयत्न के आधार पे होते हैं। तो प्रयत्न के आधार पे सातवां जो हमारा पॉइंट, सातवां जो हमारा है, सातवें को हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन। उस व्यंजनों की अगर बात करता हूं तो छोटा सा, खष्टी सा, बड़ा सा और हा, ये जो हमारे चार अक्षर हैं इनको हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की विशेषताएं क्या होती हैं कि जब इनका उच्चारण मुख से किया जाता है तो हमारे मुख से थोड़ा सा ऊष्मा निकलती है और इसमें घर्षण ना के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आठवां आपका जो होता है, आठवां जो होता है व्यंजन, आठवें को कहते हैं उत्तीच व्यंजन कहते हैं, या फिर इन्हीं को कहते हैं विकसित व्यंजन कहते हैं। इसी को कहते हैं विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं ताड़न पात, इन्हीं को कहते हैं ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को हम लोग कहते हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि इनको जो हम लोग उत्तीच व्यंजन पढ़ते हैं उनको हम लोग कई नाम से जानते हैं। एक होता है उत्तीच व्यंजन होता है, दूसरा हमारा जो होता है विकसित होता है, तीसरा हमारा होता है ताड़न जात और चौथा हमारा होता है द्विगुण व्यंजन। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तीच व्यंजन कौन कौन से, और जैसे जो डा और ढा होता है, डा और ढा के नीचे अगर हम लोग बिंदी लगा देते हैं उसको तोड़ा अड़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये अपवाद है हिंदी के, ऐसा कह सकते हैं। तो ये हो गया डा और ये हो गया ढा, तो इसके नीचे क्या करते हैं, बिंदी लगा देते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, हमारे उत्तीच व्यंजन होते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहे हैं, विकसित व्यंजन कहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डा और ढा के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो एक नए व्यंजन का क्या होता है, विकास हो जाता है, इसलिए इनको विकसित व्यंजन कहते हैं। और इनको ताड़न जात व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब इनका उच्चारण किया जाता है तो उसमें ताड़ का शब्द निकलना शुरू हो जाता है। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये दो गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इनको द्विगुण व्यंजन की बात करते हैं तो अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इन्हीं अक्षरों को लेकर के, जब यहाँ पर जो नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम लोग नुक्ता कहते हैं, अगर ये नुक्ता चिन्ह लगा होता है इन अक्षरों में, तब इनका उच्चारण अगर हम लोग करते हैं, इनसे कोई अक्षर लिखते हैं, तो मैं अगर इसका इस नाम से कोई अक्षर लिख रहा हूं, तो जैसे कि मैंने लिख दिया जो है ढक्कन, तो आप इसको क्या पढ़ोगे, ढक्कन पढ़ोगे। जब इसमें नुक्ता नहीं लगेगा, बिना नुक्ता के, बिना नुक्ता के, बिना नुक्ता के, नुक्ता के, बिना नुक्ता के क्या अक्षर बनेंगे, ढक्कन हो गया, ढका हो गया, है ना, डमरू हो गया, डमरू। ठीक है, आदि शब्द ऐसे शब्द क्या है जिनमें नुक्ता का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जैसे हम लोग नुक्ता का प्रयोग करते हैं वैसे अक्षरों का उच्चारण क्या होता है, बदल जाता है। जैसे कि नुक्ता के साथ अगर हम लोग बात करते हैं, नुक्ता के साथ, तो अगर नुक्ता के साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे लिख दीजिए सड़क, लिख दीजिए सड़क हो गया, है ना, लड़का हो गया, लड़का, लड़की, लकड़ी। ठीक है, तो ये लकड़ी लिखा है, लड़की और लकड़ी में डिफरेंट ध्यान रखना, नहीं तो कभी कभी लोग लड़की को ही लकड़ी कह देते हैं, है ना, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। ये लड़की लिखा है और ये लकड़ी लिखा है, तो ये दोनों क्या है, द्विगुण, क्या है, द्विगुण प्रकार के, द्विगुण प्रकार के क्या है, व्यंजन है। क्योंकि लकड़ी और लड़की दोनों द्विगुण किस्म की ही होती हैं, उनका तो एक अलग रहता है, दूसरा अलग होता है, दिखाने में कुछ अलग होते हैं और रियलिटी में कुछ और होते हैं। तो जरा ध्यान रखना इस बात की कि ये दो गुण व्यंजन होते हैं, तो इनको थोड़ा सा संभल कर रखना। ठीक है, क्योंकि ये उच्चारण में भी दिक्कतें होती हैं, लड़कियों को भी समझना बड़ा ये कठिन होता है, और ऐसे ही द्विगुण व्यंजन को समझना और उच्चारण करना बड़ा ही कठिन होता है, क्योंकि दोनों ही द्विगुण को प्रदर्शित करते हैं। द्विगुण मतलब कि दो गुण जिसके होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको इस बातों को समझना होगा कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजन होते हैं इनके 8 भागों में हम लोग डिवाइड करके रखते हैं, जिसको हम लोग पहला पढ़ते हैं स्पर्शी व्यंजन, दूसरा पढ़ते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और अंतास व्यंजन, अर्धस्वर, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। उसके बाद हमारा आता है ऊष्म व्यंजन और उत्तीच व्यंजन या विकसित व्यंजन, या जो है ताड़न जात व्यंजन, या फिर द्विगुण व्यंजन। ये होते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के